हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जिस सेशन का आपको बेसब्री से इंतजार था आ चुका है आपकी डिमांड पर। आपके एग्जाम को और सरल करने के लिए, आपकी टेंशन को कम करने के लिए आ चुका है कंप्यूटर मैराथन यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए एग्जाम को फोकस करते हुए। जे का पेपर सभी ने देखा, यूपी ट्रिपल एससी जे पेपर का लेवल मॉडरेट कहा जा सकता है, लेकिन आपकी मेहनत की वजह से उसको आप लोग सरल कर पाए। इसका मतलब कि कोई भी पेपर टफ नहीं होता। अगर आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे तो क्या वो पेपर आसान हो जाएगा? जी हां, लेकिन अपने से एक वादा करना होगा कि हमें अपना 100% देना होगा। तो क्या आप तैयार हैं एक बार फिर से एजीटीए को फोकस करते हुए? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यस सर, इस बार एजीटीए पार होगा ही होगा, है ना। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि यस सर, हम सब तैयार हैं और आपके साथ हैं। बस आप गाइड करते रहिए और इस बार एजीटीए कंप्यूटर में फिर से हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करके दिखाएंगे। अगर ये जज्बा है तो तैयार हो जाइए। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। चलिए बात करते हैं कि पेपर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, किस पैटर्न पर पेपर आएगा। आइए एक बार बात करते हैं आज के मैराथन सेशन में। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को लेकर फोकस हैं और चाहते हैं कि एक कंप्लीट कोर्स मिल जाए यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए या यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स को लेकर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी का कंप्लीट कोर्स। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और फिर वहां पर आपको यूपी ट्रिपल एससी वाले कोर्स से जुड़ जाना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। या कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है? कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट मॉक टेस्ट, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, कंप्लीट थ्योरी अगर आपको पढ़नी है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने हैं, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में बात करते हैं बिना किसी देरी के साथ यूपी ट्रिपल एससी एजीटी के कंप्यूटर सिलेबस पर एक निगाह आप लोगों ने डाली ही होगी। सिलेबस आप लोग रोज देखते ही होंगे क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। जहां हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्ल्ड वाइड वेब, आईटी, जनरल नॉलेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, आईटी गैजेट्स, ईमेल आईडी, प्रिंटर, MS Excel, MS Word, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो बिग डेटा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आईओटी हो, डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो या इंडियाज अचीवमेंट की बात करें, है ना। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, बिग डेटा हो गया, है ना। तो ये सभी कुछ आपको पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखनी होगी, है ना। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं चीजों को। आप लोगों ने काफी मेहनत की हुई है ऑलरेडी, उस मेहनत को आखिरी टाइम पर ब्रश अप करना है ना, और सुधारना है और रिवाइज करना है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पार्ट इन एनएलपी कॉल्ड। एनएलपी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनएलपी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और ये किसका पार्ट है? एनएलपी का मतलब जब हम रोबोट से बातें करते हैं, जब हम मशीन को सिखाते हैं, तो वहां पर हम लोग मशीन क्या हमारी की हुई बातों को समझ पाएगी? जो मैं बोलूंगा क्या वो रोबोट या मशीन समझ पाएगा या कंप्यूटर समझ पाएगा? उसे समझाने के प्रोसेस को ही बोलते हैं एनएलपी, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एनएलपी में पाठ के अनुक्रम को छोटे भागों में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? टोकेनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन, पीओएस टैगिंग या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज टोकेनाइजेशन। क्या होता है ये टोकेनाइजेशन? बहुत ध्यान से समझो। मान लीजिए कि हमें एक पूरा सेंटेंस रोबोट को समझाना है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाना है, मशीन को समझाना है, जैसे वी लव एनएलपी, तो हम मशीन को क्या पूरा सेंटेंस सिखाएंगे? नहीं, हम इसको तोड़ देंगे छोटे छोटे भागों में, वी अलग, लव अलग, एनएलपी अलग। तो हम मशीन को यह समझाएंगे कि यह पूरा सेंटेंस नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इन वर्ड्स के कलेक्शन से ही सेंटेंस बन रहा है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड टोकेनाइजेशन। जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पार्ट। एनएलपी में पार्ट के अनुक्रम के छोटे भागों, यानी बहुत छोटे छोटे भागों में परिवर्तित करना पूरे सेंटेंस को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड टोकेनाइजेशन। क्या ये बात समझ में आ गई कि टोकन क्या होता है एनएलपी में? वेरी गुड। अब जरा इसको और डिटेल में समझो थोड़ा सा। डिवाइडिंग अ टेक्सचुअल इनपुट इनटू स्मॉलर यूनिट नोन एज टोकन। कह रहे हैं टोकेनाइजेशन में हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे मैसेज में ब्रेक करते हैं, जिसे टोकन बोलते हैं। दीज टोकन्स कैन बी, कह रहा है ये टोकन कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, या कोई सब वर्ड भी हो सकता है। टोकेनाइजेशन का मतलब है टेक्स्ट इनपुट की छोटी इकाइयों में विभाजित करना, जिन्हें टोकन के रूप में जाना जाता है। यह टोकन शब्दों, वर्णों, उपशब्दों के रूप में होता है। जब आप छोटे थे, जब आपको सिखाया जाता था बोलना, तो क्या पूरी लाइन सिखाया जाता था कि एक एक करके सिखाया जाता था? है ना, एक एक करके सिखाया जाता था ना। बोलो पापा, बोलो मम्मी, ऐसे सिखाया जाता था ना। बोलो बुआ, बोलो चाचा, है ना, इस तरीके से कि पूरा एक सेंटेंस दे दिया जाता था बोलने के लिए कि पापा बहुत अच्छे हैं, ये बोलो। ऐसा तो नहीं होता था। तो जब मशीन को हम सिखाएंगे तो एक बच्चे के तौर पर ही सिखाएंगे, है ना, क्योंकि ये मशीन भी तो हमारे लिए क्या है? स्टार्टिंग तौर पे एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा ही तो है। और छोटे छोटे वर्ड्स में, कैरेक्टर्स में चीजों को डिवाइड करना ही टोकेनाइजेशन कहलाता है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन के आंसर को करिए, बताइए, पढ़िए क्वेश्चन। इन एनएलपी, इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रिड्यूसेस वर्ड्स टू देयर बेस और रूट फॉर्म इज कॉल्ड। कह रहे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी एनएलपी में शब्दों को उनके मूल या मूल रूप में परिवर्तित कर देता है। क्या? अब जरा क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है एनएलपी में कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो रिड्यूस करता है वर्ड को बेस और रूट फॉर्म में। क्या होता है ये अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। अगर क्वेश्चन में कभी भी बेस और रूट की बात हो रही होगी, है ना, बेबी को क्या पसंद है? बेस। बेबी को बेस पसंद है, और एग्जामिनर को भी बेस पसंद है। किसका बेस पसंद है? एनएलपी का। तो एनएलपी का बेस या रूट की बात होगी। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब जड़, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो उसका बेस है एनएलपी का, या जो रूट है वो क्या है? टोकेनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन, पीओएस टैगिंग, या ऑल ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर होगा स्टेमिंग। जैसे पेड़ की स्टेम होती है ना, पेड़ की जड़ होती है, वैसे ही हमारे एनएलपी के बेस और रूट को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड स्टेमिंग। जहां पर स्टेमिंग में अगेन मशीन कैसे काम करेगी ये हम उसको सिखाते हैं। मशीन को ये सिखाते हैं कि हे रोबोट, तुम्हें कैसे बोलना है, या हमारी भाषा को तुम्हें कैसे समझना है, वाया स्टेमिंग। क्या होता है ये स्टेमिंग? आइए देखते हैं डिटेल में। कह रहे स्टेमिंग इन एनएलपी रिड्यूसेस वर्ड्स टू देयर बेस और रूट फॉर्म। मतलब प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी एनएलपी में स्टेमिंग शब्दों को उनके मूल या मूल रूप में परिवर्तित कर देती है। लेकिन समझ में आपको नहीं आया? बोलिए सर नहीं आया। वेरी गुड, मैं जानता हूं आपकी बात। अब समझो जरा। कह रहा एग्जाम्पल 1, मान लीजिए 3 अलग अलग वर्ड्स हैं, स्विमर, स्विमिंग और स्विम। क्या इन तीनों का मतलब अलग अलग होगा? जी हां, थोड़ा सा फर्क तो होगा। स्विमर अलग है, स्विमिंग अलग होगा, स्विम्स का मतलब अलग होगा। लेकिन इन तीनों में कॉमन क्या है? कह रहा है इन तीनों में कॉमन है, रूट वर्ड जो इसका है वो है स्विम, तैरना। ये कॉमन है। तो इसका मतलब कि जब भी रोबोट के पास में स्विमर बोला जाएगा, स्विमिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा,
या स्विम्स शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, रोबोट उसको क्या समझेगा? स्विम समझेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि स्विमिंग को वो अलग समझेगा, स्विमर को अलग समझेगा, स्विम्स को अलग समझेगा, नहीं, इन तीनों का रूट निकाल लेगा और उसका एक चीज समझेगा, दैट इज स्विम। समझ में आ गया? वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल है स्टेमिंग इन एनएलपी, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? जैसे ओरिजिनल वर्ड है फिशिंग, फिस्ट, फिशर या फिश। ये चार अगर अलग अलग वर्ड्स हैं तो इसको मशीन या रोबोट क्या समझेगी? अगेन इसका कॉमन ले लेगी और कॉमन निकल के आएगा फिश, और ये बन जाएगा स्टेम्ड आउटपुट, यानी स्टेमिंग इसको बोल दिया गया। तो स्टेमिंग समझ में आया क्या होता है? बेस कह लीजिए या स्टेम्ड आउटपुट कह लीजिए या क्रक्स कह लीजिए, है ना, कि जो अलग अलग तरीके के शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उनको एक में कन्वर्ट करना, जो कॉमन है वो ले लेना, दैट इज कॉल्ड एनएलपी, है ना। यानी बेस और रूट की अगर कभी भी बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? स्टेमिंग होगा। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। डैश ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ स्टेमिंग इन एनएलपी। कह रहे क्या स्टेमिंग में कोई दिक्कतें थी, कोई कमियां थी, कोई ड्रॉबैक था जिसको किसी ने दूर किया? जी हां, डैश एनएलपी में स्टेमिंग की कमियों को दूर करता है। टोकेनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन, पीओएस टैगिंग या ऑल ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर है लेमेटाइजेशन। क्या याद रखना है कि स्टेमिंग की कमियों को जिसने दूर किया, एनएलपी में स्टेमिंग की कमियों को दूर करने वाला जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन। अब क्वेश्चन उठा कि सर लेमेटाइजेशन क्या है, यह भी बता दीजिए। इधर आइए, देखो होता क्या है, स्टेमिंग में हम क्या कर रहे थे? कॉमन ले रहे थे। जैसे चेंज है, चेंजिंग है, चेंजेस है, चेंज्ड है और चेंजर है। इसमें कॉमन क्या है? चेंज का मतलब होता है बदलना, है ना, चेंज करना, बदल लेना। इसमें से स्टेमिंग में कॉमन लिया गया तो आया चेंज, CHANG, क्योंकि ये तो इतना सब में कॉमन है, CHANG, 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 CHANG। तो इसने कॉमन ले लिया CHANG। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि CHANG इस स्पेलिंग में गलती है, क्योंकि सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी? चेंज, CHANGE, लेकिन इसने कॉमन उठाया और CHANG ले लिया। लेमेटाइजेशन ने इस चीज को रिजॉल्व किया। उसने कहा कि जब हम कॉमन ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो पूरा एक नाम होना चाहिए, है ना, उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसका कोई सेंस होना चाहिए, और इसे बोला गया लेमेटाइजेशन। यानी काम दोनों में हम एक ही कर रहे हैं, दोनों में कॉमन ले रहे हैं, लेकिन स्टेमिंग के केस में जब हम कॉमन लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस शब्द का कोई अर्थ ना हो, है ना। जैसे चेंज, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन लेमेटाइजेशन में क्या कहा गया? कॉमन लेंगे लेकिन उसका कोई एक मतलब भी होगा, कोई सेंस भी होगा, दैट इज कॉल्ड चेंज। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब जरा दोनों में डिफरेंस भी समझो। कह रहे स्टेमिंग का मतलब होता है, और स्टेमिंग का यूज करते हैं कब? जब सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं। और लेमेटाइजेशन का यूज करते हैं कब? जब चैटबॉट और ह्यूमन आंसरिंग पर फोकस करना होता है। ये उदाहरण है इसके। मतलब स्टेमिंग हम तब यूज करते हैं जब हम सेंटीमेंट्स पर काम करते हैं। सेंटीमेंट का मतलब हंसना, मुस्कुराना, रोना, उदास होना, है ना। जब मूड हमारे फ्लैक्चुएट करते हैं, फ्लैक्चुएशंस जब हमारे मूड स्विंग्स करते हैं या मूड फ्लैक्चुएट करते हैं। क्या रोबोट के मूड फ्लैक्चुएट करते हैं? नहीं। लेकिन क्या रोबोट के मूड भी फ्लैक्चुएट करने चाहिए? जी हां। अगर हम दुखी हैं तो हम अगर दुखी होकर रोबोट से बातें कर रहे हैं तो रोबोट भी कैसे रिस्पॉन्स करेगा? दुख के साथ में। तो ये होता है स्टेमिंग यानी सेंटीमेंट एनालिसिस। लेकिन लेमेटाइजेशन किस पर काम करता है? जब हम चैटिंग करते हैं, चैटबॉट्स जैसे एलेक्सा, सिरी, है ना, इनके थ्रू। ह्यूमन आंसरिंग, जब वो हमें आंसर करता है तब वो लेमेटाइजेशन पर फोकस करे। तो स्टेमिंग का प्रयोग करते हैं सेंटीमेंट्स पर, जबकि लेमेटाइजेशन का प्रयोग करते हैं चैटबॉट या फिर
ह्यूमन आंसरिंग के समय। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, NLP is the process of assigning a grammatical category like noun, verb, adjective, etc. to each word in a sentence. कह रहे डैश NLP का एक वाक्य में प्रत्येक शब्द को एक व्याकरणिक श्रेणी जैसे संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है। अब अगर क्वेश्चन में आपको NLP के साथ में नाउन मिल जाए, वर्ब मिल जाए, एडजेक्टिव की बात हो रही हो, तो इस केस में आंसर लगा दीजिएगा POS टैगिंग। POS टैगिंग का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। यहां पर हम रोबोट्स को क्या सिखाते हैं, नाउन का मतलब, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे अगर आप इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं तो वहां आपको क्या सिखाया जाता है सबसे पहले, यही ना कि नाउन किसे कहते हैं, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। यही सारी बातें हम मशीन को भी सिखाते हैं, है ना। मशीन को भी अंग्रेज बना रहे होते हैं और इसी को बोलते हैं क्या, POS टैगिंग, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। जैसे रेनी वेदर, वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, रेनी, है ना। तो हमने क्या बता दिया, मौसम की कैटेगरी बता दी कि मौसम देखो कई तरीके का हो सकता है, वो रेनी भी हो सकता है, वो ड्राई भी हो सकता है, वो सनी भी हो सकता है, वो कूल नेचर भी हो सकता है ना। तो अलग अलग तरीके के वेदर हो सकते हैं। तो इसकी जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो दैट इज कॉल्ड POS टैगिंग, यानी पार्ट ऑफ स्पीच को सिखाना, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। समझ में आया NLP के 4 क्वेश्चंस। अब चारों को एक बार फिर से रिवाइज करो फटाफट कि किसमें क्या आंसर करेंगे। पहला वाला क्या है, अगर क्वेश्चन में यह कहा जाए कि NLP में किसी बड़े टेक्स्ट को छोटे छोटे चीजों में, टोकन्स में डिवाइड किया जा रहा है या छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो आंसर लगा लेंगे ना, टोकेनाइजेशन। वेरी गुड। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में, टोकन्स में, जहां टोकन्स का मतलब वर्ड, कैरेक्टर, सब वर्ड हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या कहा, रूट या बेस की बात अगर की जाए, है ना, बेबी को बेस पसंद है, रूट की बात की जाए या बेस की बात की जाए, तो आंसर क्या होगा, स्टेम। स्टेम का मतलब होता है तना, है ना, तो यानी बेस। और यहां पर हम स्टेमिंग में किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन लेने की। तो जब कॉमन लेने की बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेमिंग। लेकिन हमने यहां पर यह भी समझा कि बेस और रूट का मतलब स्टेमिंग तो है, लेकिन स्टेमिंग में कुछ चांसेस हैं गलती होने के भी। क्या, जब हम कॉमन लेते हैं तो हो सकता है कि जो हम कॉमन लें वो पूरा कंप्लीट वर्ड ना हो, उसका कोई मतलब ना हो, यह पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और इस पॉसिबिलिटी को समझते हुए हम लोग ने, इस ड्रॉबैक को समझते हुए इस ड्रॉबैक को रिमूव करने का फैसला लिया, ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ स्टेमिंग, और इसका एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसको कहा गया लेमेटाइजेशन। जिसको कहा गया क्या, लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन क्या होता है, इसमें भी हम कॉमन लेते हैं, स्टेमिंग के ड्रॉबैक को दूर करते हैं और कंप्लीट वर्ड पर फोकस करते हैं कि उसका कोई मतलब होना चाहिए, है ना। जहां हमने देखा कि स्टेमिंग में CHANG का कोई मतलब नहीं था लेकिन कॉमन था, वहीं CHANG का कंप्लीट एक सेंस हो गया, एक मतलब हो गया, जो लेमेटाइजेशन हो गया। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? वेरी गुड। साथ ही साथ हम लोग ने यह भी समझा कि स्टेमिंग का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब सेंटीमेंट्स पर काम करना हो, हम मुस्कुरा रहे हैं, हम उदास हैं, है ना, इन सब पर काम करना हो, सेंटीमेंट्स पर, तो ये स्टेमिंग हो जाएगा। और लेमेटाइजेशन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब चैटबॉट जब चैटिंग कर रहे हो, या ह्यूमन आंसरिंग जब वो हमारे पूछे गए क्वेश्चन का वर्बल आंसर कर रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन आंसरिंग। इस केस में लेमेटाइजेशन का प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक। और जब भी क्वेश्चन में NLP के रिगार्डिंग नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जैसी चीजों की बात होगी, ग्रामर की बात होगी, ग्रामर सिखाने की, तो आंसर क्या होगा, POS टैगिंग। और POS का मतलब है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। जैसे वेदर कैसा है, ड्राई है, ह्यूमिड है, कोल्ड है, रेनी है, नॉर्मल है वेदर, है ना, कैसा वेदर है, दैट इज कॉल्ड POS टैगिंग। क्लियर? नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग तो आएगा ही आएगा।
है ना। तो मैच दी फॉलोइंग के लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आप कर पाते हैं, है ना, वरना गलती से मिस्टेक हो जाती है। यस, बताओ। आईओटी से ये क्वेश्चन है बेसिकली, मैच दी फॉलोइंग। सेंसर क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है, आईओटी क्या होता है और गेटवे क्या होता है ना। मैच करो। देखो सेंसर का काम क्या है। सेंसर का काम होता है आईओटी में कलेक्ट करना चीजों को, है ना। जैसे ड्रोन है तो ड्रोन एक सेंसर ही तो है जो पिक्चर्स लेता है, वॉइस कैप्चर करता है ना। तो दैट इज कॉल्ड अ सेंसर। यानी सेंसर का मतलब क्या होगा, डिटेक्ट फिजिकल चेंजेस लाइक टेम्परेचर, लाइट और मोशन। तापमान, प्रकाश या गति आदि को मापता है जिसे बोलते हैं सेंसर, है ना। जैसे ब्लड प्रेशर को नापने वाला सेंसर ही तो होगा। वेदर को नापने वाला कि आज बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है ना, अनुमान दिखा दिया जाता है, सेंसर ही तो है। लाइट को नापने के लिए सेंसर ही तो है। स्पीड को नापने के लिए सेंसर ही तो है, अलग अलग तरीके के। यस, तो दैट इज व्हाट वी कॉल सेंसर। एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर का मतलब है परफॉर्म एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म करे वो एक्चुएटर। लाइक टर्निंग ऑन अ मोटर, अगर हम किसी भी मशीन को ऑन करते हैं या लाइट को ऑन करते हैं तो ये एक्चुएटर हो गया। यानी कोई क्रिया करना, जैसे मोटर या लाइट को चालू करना या बंद करना, दैट इज कॉल्ड द एक्चुएटर। क्लियर है। आईओटी का मतलब क्या है, बिल्कुल सही, अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड फिजिकल डिवाइसेस। आईओटी का मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हम जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, जैसे वॉच है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब को, रिमोट है, इन सबको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, क्लाउड से कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आईओटी। यानी आपस में जुड़े हुए फिजिकल डिवाइसेस को नेटवर्क से जोड़ना, है ना, यही कहलाता है क्या, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। गेटवे का मतलब क्या है, गेटवे का मतलब जो ब्रिज स्टैब्लिश करे क्लाउड और डिवाइसेस के बीच में, वो गेटवे है। यस, गेटवे क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है, एक मध्यस्थ के तरीके से काम करता है। लेकिन वो किसको जोड़ेगा, डिवाइसेस को। डिवाइसेस जैसे एक्चुएटर है, सेंसर है ना, इन डिवाइसेस को और इंटरनेट यानी क्लाउड को आपस में जोड़ने का काम करेगा, दैट इज गेटवे। तो गेटवे का मतलब आईओटी डिवाइस को इंटरनेट या क्लाउड से जोड़ने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड गेटवे। क्या समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लो। सेंसर क्या करेगा, तापमान, प्रकाश, गति आदि को मापेगा। एक्चुएटर क्या करेगा, कोई क्रिया करता है जैसे मोटर या लाइट को चालू करने की। आईओटी क्या करेगा, फिजिकल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगा। और गेटवे क्या करेगा, एक ब्रिज स्टैब्लिश करेगा इंटरनेट यानी आईओटी डिवाइसेस और इंटरनेट के बीच में, या इंटरनेट की जगह पर क्लाउड भी बोल सकते हैं। तो आईओटी डिवाइसेस और क्लाउड के बीच में एक ब्रिज स्टैब्लिश करेगा, दैट इज कॉल्ड गेटवे। क्लियर है दोस्तों, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। एक और क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित का मिलान आपस में। यह क्वेश्चन नेटवर्किंग से है। एक तरफ आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, फायरवॉल है, राउटर है। दूसरी तरफ आपके चार ऑप्शन हैं, यूनिक फिजिकल एड्रेस, सिक्योरिटी सिस्टम दैट कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, डिवाइसेस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, या लॉजिकल एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस। अब ऐसे क्वेश्चन का सही तरीका क्या है, यहां तो आपको आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, फायरवॉल और राउटर दिख रहा है, तो बेटर ये है कि आप इधर वाला पढ़िए, है ना, जो लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं उनको पढ़िए और इनसे मैच करिए तो ज्यादा आसान होगा, है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है, बिल्कुल सही, आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, है ना। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है, वो एड्रेस जो कि यूनिक एड्रेस होता है कंप्यूटर का, जो कि असाइन किया जाता है 32 बिट का होता है ना, आईपी एड्रेस हो गया। तो लॉजिकल एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस, जिसके द्वारा नेटवर्क में डिवाइस का पता लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होगा, बिल्कुल सही, फिजिकल एड्रेस को क्या बोलेंगे, मैक एड्रेस बोलेंगे। फिजिकल एड्रेस है, बर्न्ड इन एड्रेस है, 48 बिट का एड्रेस मैक एड्रेस,
मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस कितने बिट का? 48 बिट का। कहां पर लिखा होता है? एनआईसी कार्ड के ऊपर। बहुत बढ़िया। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आपको देखते समझ में आ गया कि सिक्योरिटी सिस्टम दैट कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, जो आने वाले डेटा और जाने वाले डेटा पर निगरानी रखता है, ट्रैफिक पर निगरानी रखता है, पैकेट्स पर निगरानी रखता है, दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। कि इंटरनेट पर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है ना, ये मेंटेन करने का काम किसका? ये सिक्योरिटी रखने का काम किसका है? फायरवॉल का, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। वेरी गुड। राउटर क्या है? डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर पर काम करता है राउटर, नेटवर्क लेयर पर, और इसका मेन काम क्या होता है? डेटा पैकेट्स को मेंटेन करना। तो डिवाइस दैट फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड करती है, रिसीव करती है डेटा पैकेट को कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में, उसे बोल देते हैं राउटर। क्या कोई दिक्कत हुई आंसर करने में? बिल्कुल नहीं। एक बार हिंदी में देख लीजिए। आईपी एड्रेस क्या है? लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल पता जो नेटवर्क पर डिवाइस को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है या पहचाने, दैट इज कॉल्ड द आईपी एड्रेस। वेरी गुड। मैक एड्रेस क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस को सौंपा गया यूनिक फिजिकल पता, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस। बर्न्ड इन एड्रेस, एनआईसी कार्ड एड्रेस, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस। फायरवॉल क्या है? एक सुरक्षा प्रणाली जो नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करती है, उसे फायरवॉल बोलेंगे, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। राउटर क्या है? ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को अग्रेषित यानी फॉरवर्ड करता है, दैट इज कॉल्ड राउटर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगेन मैच दी फॉलोइंग करो। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैच दी फॉलोइंग की, है ना, जितना अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एग्जाम में। बताओ, ये क्वेश्चन किससे है? ईमेल से। ईमेल में कितने तरीके की प्रोटोकॉल होती हैं? प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ईमेल में 4 तरीके की प्रोटोकॉल काम करती है, एसएमटीपी, POP3, IMAP और माइन। तो जरा बताओ किसका यूज किस में है? माइन का इस्तेमाल किस में करते हैं? मल्टीमीडिया कंटेंट, है ना, यानी जो अटैचमेंट होते हैं उनके लिए माइन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जब हम मेल भेजते हैं तो कई बार उसके साथ हम ग्राफिक्स भेजते हैं, मल्टीमीडिया भेजते हैं, है ना, जैसे ऑडियो है, वीडियो फाइल्स है, इमेजेस है, MS वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल को अटैच कर देते हैं, पावर पॉइंट की फाइल को अटैच कर देते हैं, किसी इमेज को अटैच कर देते हैं। तो ये हो गया माइन, यानी ए का हो गया 4th वाला। बोलो यस सर। सेंड मल्टीमीडिया कंटेंट लाइक इमेजेस, ऑडियो, वीडियो वाया ईमेल। IMAP क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP और POP3 इन दोनों की मदद से ईमेल को एक्सेस करते हैं सर्वर से, है ना, रिट्रीव करते हैं, निकालते हैं। IMAP की मदद से देखते हैं, रीड करते हैं, है ना, कुछ भी कह लीजिए। तो IMAP क्या है? एक्सेस ईमेल फ्रॉम सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग। IMAP का मतलब जैसे जीमेल, जब जीमेल में हमें मेल को देखना होता है तो क्या हम उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तब देखते हैं? नहीं, सिंपली gmail.com लिखते हैं, वेबसाइट ओपन हो जाती है और वहां पर मेल को रीड कर लेते हैं। तो क्या डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट होगी IMAP में? बिल्कुल भी नहीं। IMAP में कभी भी डाउनलोडिंग नहीं करेंगे। लेकिन POP3 जो सिंगल डिवाइस पर काम करता है, क्या यहां पर डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट होगी? जी हां, जैसे MS आउटलुक, जैसे थंडरबर्ड, जैसे एप्पल मेल। अगर आप इनमें से किसी का यूज करेंगे तो एक ही सिस्टम पर आपका वो मेल चलेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा और वहां आपको मेल को डाउनलोड करना होगा, तभी उसके बाद आप देख सकते हैं। तो POP3 में मेल को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा? डाउनलोड ईमेल फ्रॉम सर्वर टू दी लोकल सिस्टम। ये POP3 हो गया। और SMTP क्या है? आप सब जानते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज यूज्ड टू सेंड दी मेल। मेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाती है, दैट इज SMTP। तो सेंड ईमेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और बिटवीन दी सर्वर, दैट इज कॉल्ड SMTP। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो माइन अटैचमेंट के लिए हो गया, IMAP किसके लिए हो गया?
किसी भी कंप्यूटर पर अगर हमें अपने मेल को ओपन करके चेक करना हो बिना डाउनलोड किए, IMAP हो गया। POP3 का मतलब सिंगल डिवाइस पर ही हमारा मेल ओपन होगा, उसमें वो सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, लेकिन डाउनलोड करना भी कंपलसरी है। तो मेल को डाउनलोड करना होगा POP3 के केस में। SMTP के केस में क्या होगा, मेल को सेंड करने वाली जो प्रोटोकॉल है वो है SMTP, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट मेल को ही ये फॉरवर्ड कर पाएगी, है ना। किस मेल को फॉरवर्ड कर पाएगी, उस मेल में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए, कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तो SMTP भेज देगा। लेकिन अगर अटैचमेंट हुआ तो माइम से मदद लेगा और अटैचमेंट भी भेज देगा, है ना, ऐसी तो होगा। वेरी गुड। अब जरा हिंदी में देख लो, माइम का काम क्या है, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ईमेल के माध्यम से चित्र, ऑडियो, वीडियो जैसी मल्टीमीडिया सामग्री को भेजा जाता है, बिल्कुल सही। IMAP क्या है, बिना डाउनलोड किए सर्वर से ईमेल को एक्सेस करना, डाउनलोड नहीं करना है, IMAP है। POP3 का मतलब ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करके लोकल सिस्टम पर चलाना, POP3 हो गया। SMTP क्या है, ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है, ईमेल सेंड करने के लिए SMTP हो गया। वेरी गुड। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, बताओ। अगेन मैच दी फॉलोइंग, है ना, मजा आ रहा है ना करने में, चीजें आती हैं, बस रिवाइज हो जाता है बढ़िया तरीके से। यही तो कॉन्फिडेंस लाना है एग्जाम से पहले, करो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कहां से है, मेमोरी से। रजिस्टर, कैशे, रैम और रोम, करो। हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन CPU एंड रैम। रैम और CPU के बीच में जो हाई स्पीड मेमोरी है उसे क्या बोलते हैं, बफर के तरीके से काम करती है, बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी, है ना। तो यानी अगर हम पहले का देखें तो कैशे होगा, ऐसे मिलाएं। दूसरा क्या था, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन CPU। CPU में ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU के अंदर है, वो स्मॉलेस्ट भी है यानी छोटी भी है, वो टेम्परेरी भी है, लेकिन सबसे फास्ट है। तो आप जानते हैं सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। तो रजिस्टर का क्या हो गया, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन CPU। अब इसके बाद कैशे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन CPU एंड रैम। तीसरा क्या है, रैम। अब आपने देखते ही यहां पूरा नहीं पढ़ा आपने देखा रैम, और यहां स्टार्ट हो रहा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी से, नीचे हो रहा है वोलेटाइल मेमोरी से। आप जानते हैं रैम क्या है, टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब वोलेटाइल, तो आंसर क्या होना चाहिए, वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज, बिल्कुल सही। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, यस। रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी जो बूटिंग में मदद करती है, दैट इज कॉल्ड रोम, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड टू स्टोर फर्मवेयर या परमानेंट डेटा, दैट इज कॉल्ड रोम। हम जानते हैं रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। वेरी गुड। अब जरा एक बार हिंदी में भी निगाह डाल लो। रजिस्टर क्या है, CPU की सबसे छोटी और तेज मेमोरी जो CPU के अंदर है वो रजिस्टर है, बिल्कुल सही। कैशे मेमोरी क्या है, कैशे मेमोरी किस रेफरेंस पर यूज की जाती है या किस मैकेनिज्म पर यूज की जाती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। याद आया ना, कैशे मेमोरी का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, जो मैकेनिज्म है, वो क्या है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर ये काम करती है। यानी कैश मेमोरी में उतना ही डेटा लेकर आया जाए जितना जरूरी है, और जो डेटा जरूरी नहीं है उसको उठा के रैम में रख देंगे, है ना, क्योंकि कैश का साइज छोटा है, रैम का थोड़ा सा बड़ा है, तो कैशे में वही लेकर आएंगे जिसकी बार बार जरूरत है, और इस टर्म को क्या बोलते हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो CPU और रैम के बीच की हाई स्पीड मेमोरी क्या है, कैशे है। रैम क्या है, अस्थायी डेटा संग्रह के लिए वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम क्या है, स्थायी डेटा फर्मवेयर संग्रहण के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मैच दी फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। एक और मैच दी फॉलोइंग, है ना, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। बताओ अब क्या ये एक क्वेश्चन है, नहीं। अब आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से हम आपको कई सारी चीजें बता रहे हैं, है ना, और एग्जामिनर भी कहता है देंगे तो मैच दी फॉलोइंग देंगे, एक तीर से कई निशाने लगाएंगे।
पूरा खून पी जाएंगे तुम्हारा, है ना। यही एग्जामिनर कर रहा है। बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी, इनको जरा मैच दी फॉलोइंग करो, मिलान करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मेकिंग मशीन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन, यानी मशीन इंसान की तरीके से काम करे, इसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग क्या है? कह रहा है मशीन लर्निंग का जब भी हम बात करेंगे कभी भी, तो किस सेंस में करेंगे? एल्गोरिथम के सेंस में, है ना। पहले एआई को हिंदी में पढ़ लो। मशीन को इंसानों की तरह सोचने और काम करने के योग्य बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मेकिंग मशीन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। मशीन लर्निंग क्या होता है? एल्गोरिथम पर काम करती है। जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, क्या वो एल्गो पर काम करते हैं? जी हां। क्या कहीं एल्गोरिथम दिख रहा है? जी हां। तो मशीन लर्निंग के साथ क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम दैट लर्न फ्रॉम डेटा, जो डेटा से लर्न करे। याद करो, सुपरविजन, अनसुपरविजन, याद आया? जहां डेटा की रिक्वायरमेंट है, जहां डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेमी सुपरविजन, दोनों का मिक्सचर, रीइंफोर्समेंट, जहां पर हम रिवार्ड या पेनल्टी लगाते हैं, है ना। ये 4 तरीके के टाइप्स आते हैं ना मशीन लर्निंग में। याद आया? तो क्या है ये? एल्गोरिथम ही तो है। तो जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो क्या है? जहां डेटा की बात हो, एल्गोरिथम दैट लर्न फ्रॉम डेटा इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। डेटा से सीखने वाली एल्गोरिथम क्या है? मशीन लर्निंग है। बहुत बढ़िया। डीप लर्निंग क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा। डीप लर्निंग का मतलब होता है न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क, है ना, जो हमारे ब्रेन के जैसे काम करे, वो है डीप लर्निंग। यानी सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। जब भी न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? डीप लर्निंग होगा। न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करने वाली मशीन लर्निंग की शाखा डीप लर्निंग है। और एनएलपी क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मेकिंग कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज, कि रोबोट और कंप्यूटर्स और मशीन हमारी लैंग्वेज को समझे आसानी से, दैट इज कॉल्ड एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। समझ में आया? बोलो यस सर। तो एनएलपी क्या हो गया? कंप्यूटर को मानव भाषा समझाने के तरीका, दैट इज कॉल्ड एनएलपी। लगा लिया आंसर, बल्ले बल्ले है। इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला, मजा आ रहा है, वेरी गुड। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। डैश इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट चैटबॉट इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस। डैश को कंप्यूटर विज्ञान के इतिहास में पहला चैटबॉट माना जाता है। एलिजा, चैट जीपीटी, बार्ड, हगिंग या सोफिया। पहला चैटबॉट कौन सा बना दुनिया का? दैट इज एलिजा। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, द करेक्ट आंसर इज एलिजा, सुपर से ऊपर। ठीक, तो ये पहला चैटबॉट है एलिजा। चैट जीपीटी आप लोग जानते हैं इसके बारे में, है ना, बताएंगे भी और डिटेल में। बार्ड, हगिंग, सोफिया, जिसको पहला सिटीजनशिप का दर्जा मिला साउथ कोरिया में, है ना, पहला रोबोट जो कि सिटीजनशिप का दर्जा मिला, दैट इज कॉल्ड अ सोफिया। यस, चल, तो फर्स्ट चैटबॉट हो गया एलिजा। ओपन एआई कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया चैटबॉट चैट जीपीटी। गूगल के द्वारा डेवलप किया गया चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट बार्ड, जिसका नाम बदल के जेमिनी कर दिया गया है ना। तो बार्ड और जेमिनी दोनों किसके हैं? गूगल के। माइक्रोसॉफ्ट को पायलट या कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट का जो पुराना वर्चुअल असिस्टेंट है को पायलट है, नया कौन सा है? कोर्टाना है। ऐसा है क्या? नहीं, उल्टा है ना। कोर्टाना पुराना है, को पायलट नया है, याद रखना। तो माइक्रोसॉफ्ट के 2 वर्चुअल असिस्टेंट है, पुराना वाला कोर्टाना और नया वाला है को पायलट। यस, अमेजॉन का एलेक्सा, सैमसंग का बिक्सबी, BIXBY, है ना, बिब्बी नहीं है, BIX है, सही कर लो स्पेलिंग। बिक्सबी मतलब BIXBY, ये सैमसंग का हो गया। और एप्पल का हो गया सिरी, है ना, ये वर्चुअल असिस्टेंट हो गए। नेक्स्ट, among these choose the right option that fit to RAM characteristic। इनमें से वह सही विकल्प चुने जो रैम की विशेषताओं के अनुकूल हो। बताओ, रैम कैसा है? चीप है, नॉन वोलेटाइल है, फास्ट एक्सेस है,
वोलाटाइल है, एक्सपेंसिव है या स्लो एक्सेस है, एक्सपेंसिव है, वोलाटाइल है या फास्ट एक्सेस है, फास्ट एक्सेस है, नॉन वोलाटाइल है या चीप है, या ऑल आर राइट ऑप्शंस, या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ। रैम कैसी है, टेम्परेरी है यानी वोलाटाइल है, पहला तो होगा नहीं। दूसरा हो सकता है क्या, वोलाटाइल है ठीक है, एक्सपेंसिव है ठीक है, स्लो एक्सेस है नहीं, फास्ट है। दूसरा भी नहीं होगा है ना, स्लो नहीं है, रैम तो फास्ट में आती है। तीसरा देखते हैं, एक्सपेंसिव है हाँ, वोलाटाइल है, टेम्परेरी है हाँ, फास्ट एक्सेस है, बिल्कुल सही, यानी तीसरा सही लग रहा है। चौथा देख लेते हैं, फास्ट एक्सेस है हाँ, नॉन वोलाटाइल है नहीं, चीप है नहीं, तो यानी सही आंसर मिल चुका है, दैट इज 3। दिस इज द राइट ऑप्शन। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव मतलब महंगी होती है, वोलाटाइल है यानी टेम्परेरी है, और फास्ट एक्सेस का मतलब फास्ट है ना। सबसे फास्ट कौन सी है, रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कौन सी है, कैशे, और कैशे के बाद फास्ट कौन सी है, रैम, है ना। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम इन द मेमोरी द सीपीयू गोज थ्रू आ। बताइए, मेमोरी में किसी प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू किसके माध्यम से जाता है। कह रहे सीपीयू जब काम करता है तो पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये बताइए। सीपीयू जब भी काम करेगा तो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, यानी निकालेगा इंस्ट्रक्शंस, फेच करेगा, फिर उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा, डिकोड करेगा, और फिर एग्जीक्यूट करेगा। यानी सीपीयू 3 तरीके के काम करता है। क्या, पहले फेच करता है, रीड करता है, रीड करने के बाद अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, डिकोड करता है, और फिर उसको प्रोसेस यानी एग्जीक्यूट करता है। तो करेक्ट आंसर इज फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट सीक्वेंस, है ना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंसीडर अ फॉर्मूला इक्वल्स टू A3 प्लस B4 इन सेल A5। MS एक्सेल का बहुत फेमस क्वेश्चन। इफ सेल A5 is copied and pasted into E9 then what will be the formula in cell E9। ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत फेमस है। सेल A5 में एक सूत्र A3 प्लस B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट कर दिया जाए तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा, ये बताइए। बहुत आसान है, क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है, सेल A5 के एक सूत्र में A3 प्लस B4 है। कह रहा है सेल जो A5 है उसमें A3 प्लस B4 किया गया है, ठीक है। पूछा क्या गया है, कह रहा है इफ सेल A5 इज कॉपीड टू E9, अगर E5 को E9 में कॉपी कर देंगे तो क्या होगा। देखो क्या होगा, A से E हो गया, तो A से E का मतलब बीच में B C D 3 का गैप आ रहा है, तो +3 कर देंगे, तो A के बाद क्या हो जाएगा, E, B C D का गैप E हो गया, B दिया हुआ था तो B में क्या हो जाएगा, C D E 3 का गैप और F हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। इधर देखो A से क्या हो रहा है, E, A से E का मतलब बीच में कितने अल्फाबेट आ रहे, B C D 3 अल्फाबेट आ रहे, फिर हो रहा है ना E। ऐसे ही यहां पर भी A से E हो जाएगा और B से क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब 5 से 9 देखो, 5 से 9 में कन्वर्ट होने के लिए कितने नंबर बीच में है, कितने डिजिट हैं, 6 7 8, 3 का डिफरेंस। और 3 के बाद अगर 3 का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, या 5 + 4 9 होता है, +4 कर दो, 3 + 4 7 होगा, और 4 + 4 8 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो रीजनिंग लगानी है, A5 से E9 में जो चेंज हो रहा है क्या वही चेंज आगे भी होगा, यस सर। तो E9 बराबर E7 + F8, यानी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। टैलेंटेड तो आप हैं लेकिन घमंड नहीं करते, है ना, यही बढ़िया बात है आपकी। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज वर्कबुक इन MS Excel 2021। MS Excel 2021 या किसी भी वर्जन में वर्कबुक को छोटा करने की शॉर्टकट की क्या है। क्या आप वर्कबुक को मिनिमाइज कर सकते हैं एक्सेल में, जी हां, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल + F9। कंट्रोल के साथ F9 जब आप प्रेस करेंगे तो जो वर्कबुक खुली होगी, वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, वर्कशीट्स के कलेक्शन को ही वर्कबुक बोलते हैं।
और इसको मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस F9, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द राउंड ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन राउंड 20.945, 2 राउंड पूछा जाता है, बड़ा फेमस है ना, प्रीवियस कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया, लेटेस्ट वाले में बताइए। राउंड में (2 कह रहा है, 2 का मतलब पॉइंट के बाद 2 प्लेस पे क्या कर देंगे, होल कर देंगे, तो 20.94 है, क्या आ जाएगा 20.95 आ जाएगा। क्या 20.95 कहीं गिवन है? जी हां, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो कॉमा के बाद जो भी नंबर होगा उतने पॉइंट के बाद, क्या कह रहा था, पॉइंट के बाद 2 नंबर, 2 कौन से, 9 और 4, तो 4 को क्या कर दिया राउंड, क्या हो गया 95 हो गया। नेक्स्ट, which of the following is the correct arrangement in the descending order of the size in MS Excel? Again popular question, MS Excel 365 में उनके आकार के अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है, यानी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे बड़ा क्या होगा, इधर से अगर आप देखोगे लेफ्ट टू राइट तो बड़े से छोटा दिखेगा, राइट टू लेफ्ट करेंगे है ना, तो छोटे से बड़ा दिखेगा, कैसे भी कर लो। करेक्ट आंसर है सेकंड, वर्कबुक, वर्कशीट, फिर रेंज, फिर सेल। या ऐसे सोचो, सबसे छोटा सेल, कई सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे, उसकी रेंज, कई सारी रेंज से क्या बनेगी, वर्कशीट, और वर्कशीट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, वर्कबुक, है ना, यही तो होगा। या वर्कबुक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटी वर्कशीट, फिर उससे छोटा रेंज, फिर उससे छोटा सेल, है ना, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ईच नोड इज सिंपली कनेक्टेड टू इट्स राइट एंड लेफ्ट नोड। इस प्रकार की टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड बस अपने दाएं और बाएं तरफ के नोड से जुड़ा होता है। टोपोलॉजी का मतलब फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, यानी कंप्यूटर्स का फिजिकल या लॉजिकली आपस में कैसे जुड़े होंगे, है ना, इसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। तो क्या ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें राइट और लेफ्ट साइड के नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी, है ना। आप देख सकते हैं रिंग शेप में क्या राइट लेफ्ट के नोड आपस में अपने आसपास से कनेक्टेड होंगे? जी हां, प्रत्येक नोड बस अपने दाएं और बाएं तरफ के नोड से ही जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट, which of the printer is used in conjunction with computers uses dry ink powder? कह रहे ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ड्राई इंक पाउडर पर काम करेगा? जल्दी से बताइए जरा। ड्राई इंक पाउडर का मतलब होता है टोनर। क्या प्रिंटर में इंक लगती है उसे इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं, लेकिन जो प्रिंटर ड्राई इंक का यूज करता है यानी टोनर का यूज करता है उसे कौन सा प्रिंटर बोलते हैं? लेजर प्रिंटर, लेटेस्ट वाला प्रिंटर, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। और लेजर प्रिंटर की स्पीड को किस में नापते हैं? पीपीएम में, पेजेस पर मिनट में। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन एमएस ऑफिस 2021? एमएस ऑफिस का मतलब एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी में भी पूछा जाए। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब जब हम किसी भी फाइल को प्रिंट देते हैं तो प्रिंट देने से पहले उसका प्रीव्यू देखते हैं, क्या वो सही है या नहीं, कहीं कट तो नहीं रहा कुछ, है ना, क्या पेज की सेटिंग प्रॉपर आ रही है या नहीं, इसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F2। जैसे ही आप कंट्रोल F2 करेंगे ये सेटअप आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां आप देख सकते हैं कि सब कुछ बढ़िया तो है, कितने पेजेस प्रिंट देने हैं, कितनी कॉपीज निकालनी है ना, वो आप कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस F2। ये क्वेश्चन एमएस वर्ड में आए, एमएस एक्सेल में आए, पावर पॉइंट में आए, एमएस ऑफिस में पूछा जाए, आंसर सेम होगा, कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट, हु अमंग दीज नेम नॉट एसोसिएटेड विद ट्विटर नाउ एक्स फाउंडर लिस्ट? बताइए इनमें से कौन सा नाम ट्विटर की संस्थापक सूची से नहीं जुड़ा हुआ है? जैक डोर्सी, बेज स्टोन, इवन विलियम्स, नो ग्लास या जैन कोयुम?
हम जानते हैं कि ट्विटर का नाम बदल के क्या कर दिया गया, एक्स, है ना, यही तो किया गया। तो कह रहा है कि जो फाउंडर हैं ट्विटर की, है ना, ये एक्स के फाउंडर बोल लीजिए, बात तो एक ही है इनकी, पहला नाम ट्विटर ही था इसका, है ना। एलॉन मस्क ने बाद में खरीद लिया इसको, लेकिन क्या खरीदने के बाद पापा बदल जाएंगे? नहीं, फाउंडर तो वही रहेंगे। तो फाउंडर इसमें से कौन सा नहीं है? जैन कोयुम नहीं है, क्योंकि जैन कोयुम ने क्या बनाया था? व्हाट्सएप बनाया था। जबकि ट्विटर बनाने वाले या एक्स बनाने वाले कौन है? जैक डोर्सी, बिज स्टोन, इवन विलियम्स और नो ग्लास। 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर बनाया था, है ना। जबकि सबसे ज्यादा नाम जो फेमस है वो जैक डोर्सी का है ट्विटर के केस में, लेकिन 4 लोग इसमें मिले थे, जैक, बिज, इवन, नो। और व्हाट्सएप किसने बनाया था? जैन कोयुम और ब्रैन एक्टॉन ने मिलकर। तो यहां पर जैन कोयुम जो दे रहा था, क्या वो ट्विटर से रिलेटेड है? जी नहीं, वो व्हाट्सएप के पापा है, जैन कोयुम और ब्रैन एक्टॉन, है ना। याद रखिएगा ये 2 नाम, वरना पापा नाराज हो जाएंगे। इन द ईमेल एड्रेस abc@xyz.edu abc इज डैश। कह रहा ईमेल पते में abc@xyz.edu में abc क्या है? तो हम जानते हैं जो ऐट का सिंबल है वो किसको अलग करता है? डोमेन नेम और यूजर नेम को। पहले क्या होता है? यूजर नेम, फिर क्या होता है? डोमेन नेम। तो abc क्या होगा? यूजर नेम होगा। क्या यूजर नेम कहीं पर गिवन है? जी हां, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट वन। तो कह रहा है कि होता क्या है, जरा ये समझ लो बड़े पर्दे पर। कह रहा है मान लीजिए xyz@domain.com, है ना, कोई यूआरएल है, कोई वेबसाइट का डोमेन है ना, यूआरएल है। इसमें जो पहला यूनिक नेम होगा वो क्या होगा? यूजर नेम होगा। जो बाद वाला होगा वो डोमेन नेम होगा। कॉम जो लिखा होता है .com, .in, .edu, इसे क्या बोलते हैं? TLD, टॉप लेवल डोमेन। और जो कैरेक्टर है वो ऐट का साइन है ना। जो डॉट है वो सेपरेटर के तरीके से काम करता है, डॉट सेपरेट पार्ट ऑफ द एड्रेस, है ना। .com हो गया, .in हो गया, .edu हो गया। समझ में आ गया? वेरी गुड। विच अमंग दीज शॉर्टकट की पेयर इज इनकरेक्ट? कह रहे इनमें से कौन सा पेयर गलत है, जरा बताने का कष्ट करें। ऑल्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, विंडोज L लॉक योर पीसी, विंडोज D श्योर हाइड द डेस्कटॉप, कंट्रोल Y अंडू, या विंडोज E फाइल एक्सप्लोरर। क्या बात है, टैलेंटेड आप हैं, हमें पता था, है ना। आप मानते नहीं, हम बार बार कहते हैं आप टैलेंटेड हैं। और करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल Y अंडू एक्शन। ये गलत है, क्योंकि कंट्रोल Y होता है रीडू के लिए, कंट्रोल Z होता है अंडू के लिए। यस, तो ये हो गया गलत जवाब। सही क्या होना चाहिए था? कंट्रोल Y फॉर द रीडू और कंट्रोल Z फॉर द अंडू। जबकि ऑल टैब स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, खुली हुई एप्लीकेशंस में स्विच करने के लिए ऑल टैब का यूज करेंगे, जी हां। विंडोज L के थ्रू लॉक कर देंगे, हां। विंडोज D के थ्रू हाइड और शो करेंगे डेस्कटॉप को, जी हां। विंडोज E फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए, जी हां, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, among these which statement is false regarding HTTP? इनमें से HTTP के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताओ। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर पर HTTP काम करता है ना, ये बातें आप जानते हैं। इट इज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही। HTTP के द्वारा हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और हमें रिस्पॉन्स मिलता है। बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसको। HTTP इज कंसीडर्ड टू बी अनसिक्योर। क्या ये सिक्योर नहीं है? बिल्कुल सही, क्योंकि HTTP एस सिक्योर है ना। आप जानते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, वो सिक्योर है, ये नहीं सिक्योर है। HTTP वर्क एट एप्लीकेशन लेयर, बिल्कुल सही। HTTP यूजेस पोर्ट नंबर 443, ना। HTTPS uses port number 443 whereas HTTP uses port number 80। मालूम है ना आपको? बिल्कुल सही, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। HTTP का पोर्ट नंबर 80 और HTTPS का 443 है। और HTTP कैसी प्रोटोकॉल है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है ना। कैसी प्रोटोकॉल मानी जाती है? जो कोई भी
रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, दैट इज कॉल्ड स्टेटलेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, a quad core processor is a type of a processor architecture that has dash processor core embedded। कह रहे क्वाड कोर प्रोसेसर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जिसमें कितने प्रोसेसर कोर एम्बेडेड होते हैं बताइएगा। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। क्वाड कोर में क्वाड मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड 4। तो क्वाड कोर में कितने कोर लगे होंगे प्रोसेसर के? 4 कोर। तो जितने ज्यादा कोर लगे होंगे उतनी ही ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड सीपीयू की या प्रोसेसर की क्या होती है? फास्ट होती है। मोर दी कोर द मोर फास्टेस्ट दी प्रोसेसर इज, है ना। अब जरा एक चीज याद रखो, फर्स्ट एक कोर का मतलब होता है सिंगल, 2 कोर का मतलब डुअल, है ना। जब आपकी शादी नहीं होती है तो आप सिंगल होते हैं, जब हो जाती है तो आप मिंगल हो जाते हैं यानी डुअल हो जाते हैं। 4 कोर यानी क्वाड कोर का मतलब 4 कोर, हेक्सा का मतलब 6 कोर, ऑक्टा का मतलब 8 और मल्टी कोर का मतलब 16, है ना। याद रखिएगा, सिंगल 1, डुअल 2, क्वाड 4, हेक्सा 6, ऑक्टा 8 और मल्टी कोर यानी 16। यहां क्या पूछ रहा था? क्वाड, और क्वाड का मतलब क्या है? 4। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, आईबीएम 1620, आईबीएम का 1620, आईबीएम का 7094, सीडीसी 1604, सीडीसी 3600 बिलोंग्स टू विच कंप्यूटर जनरेशन। कह रहे ये सारे कंप्यूटर की किस जनरेशन को बिलोंग करते हैं? जरा बताइए तो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? वेरी गुड, ये सभी के सभी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को बिलोंग करते हैं, चाहे वो आईबीएम 1620 हो, आईबीएम का 7094 हो, सीडीसी वाली रेंज हो, है ना। दीज ऑल बिलोंग्स टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन मतलब वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड मतलब ट्रांजिस्टर, थर्ड मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ मतलब माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ मतलब रोबोटिक्स, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। ये सब हमारा फिफ्थ जनरेशन का ही पार्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट, कैश मेमोरी इज डैश एक्सेस मेमोरी। कह रहे कैश मेमोरी क्या सीक्वेंस एक्सेस है, क्या रैंडम है, क्या शॉर्ट एक्सेस है, क्या ऑल ऑफ दीज है, क्या नन ऑफ दीज है, या आता है बताएंगे नहीं? क्या होगा आंसर? वेरी गुड। हम जानते हैं कैश मेमोरी को बनाने के लिए स्टैटिक रैम का यूज किया जाता है, हाँ या ना। डायनेमिक रैम का यूज लैपटॉप में करते हैं, है ना। डायनेमिक रैम जो रिफ्रेश होती है, जबकि स्टैटिक रैम का इस्तेमाल कैशे मेमोरी में करते हैं। तो अगर कैशे मेमोरी एक प्रकार की रैम ही है ना, एक प्रकार की रैम ही तो है, स्टैटिक रैम आप कह सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कैशे मेमोरी इज अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस। सीक्वेंस तो होगा नहीं, शॉर्ट एक्सेस तो होगा नहीं। नेक्स्ट, गूगल बॉट यूट्यूब इन विच ईयर। गूगल ने यूट्यूब को किस वर्ष में खरीदा था? यूट्यूब जिसपे आप अभी देख रहे हैं, हमें बताइए गूगल ने खरीद लिया था यूट्यूब को, किस ईयर में खरीदा था? द करेक्ट आंसर इज 2006 में। और कितना अमाउंट दिया था परचेज करने के लिए? $1.65 बिलियन, है ना। बस ये याद रखिएगा कि 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीदा था। अब गूगल बाबा यही करते हैं, है ना, सब खरीद लेते हैं चीजें। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनकी निगाह जहां जाती है वो कहते हैं ठाकुर ये मुझे दे दो, है ना, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, ये गूगल ये यूट्यूब मुझे दे दो ठाकुर, है ना। तो सब यही करते हैं, खरीद लेते हैं एक दूसरे से, अपना नाम बना के बेच लेते हैं, है ना। ये खासियत है इनकी। नेक्स्ट, इफ यू चेंज विंडोज 10 टू विंडोज 11 यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। बताओ, यदि आप विंडोज 10 को विंडोज 11 में बदलते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? एक वर्जन से दूसरे वर्जन में जा रहे हैं, विंडोज 10 से 11 में, तो अपग्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और विंडोज 10 में ही अगर आप अपडेट करते हैं तो वर्जन सेम होता है ना। विंडोज 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 सेम वर्जन की बात करेंगे तो अपडेट होगा, और अगर वर्जन बदल जाएगा, 10 की जगह पर 11 आ गया तो अपग्रेड हो गया, है ना। नेक्स्ट, डैश इज द डिफॉल्ट कमांड लाइन इंटरप्रेटर फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारे पास कोई डिफॉल्ट कमांड लाइन दुभाषीय अवेलेबल है, उपलब्ध है?
हाँ, क्या हम विंडोज में कमांड की मदद से कोई काम कर सकते हैं? जी हां, विंडोज आर प्रेस करेंगे, रन कमांड ओपन होगा, cmd टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, और फिर हम वहां पर कोई भी कमांड लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? कमांड प्रॉम्प्ट, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। तो हमारे विंडोज में जो कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, जो CLI है, दैट इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट। यस, जहां पर हम मैक एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, है ना। वहीं पर अगर हमें आईपी एड्रेस फाइंड करना है तो आईपी कॉन्फ़िग लिख देंगे, अगर हमें मैक एड्रेस फाइंड करना है तो गेट मैक लिख देंगे, मैक एड्रेस मिल जाएगा, है ना। ये सारा काम कहां करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट में। या अगर हमें डीएनएस फ्लैश करना है, डीएनएस कैशे करना है, डीएनएस की स्पीड को इंक्रीज करना है, या इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज करना है ना, वाया कैशिंग सिस्टम, डीएनएस कैशे करके, तो ये सारे कमांड हम कहां रन करेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एमएस एक्सेल फंक्शन सीलिंग 40,3? एमएस एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? दिया हुआ है सीलिंग 40,3। बहुत आसान है। सीलिंग के केस में हम क्या करते हैं? दूसरे वाले की टेबल पढ़ेंगे पहले वाले में, या तो बराबर आनी चाहिए या तो ग्रेटर आनी चाहिए, है ना। सीलिंग के केस में ग्रेटर होगा और फ्लोर के केस में कम होगा, यही था ना। फ्लोर मतलब नीचे और सीलिंग मतलब ऊपर, तो सीलिंग में ज्यादा वाली वैल्यू आएगी। तो 3 के टेबल में क्या 40 आएगा? नहीं, यानी बड़ा आना चाहिए। तो 3 के टेबल में बड़ा कब आएगा? 3 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, जो कम है। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 42। तो आंसर क्या हो गया? दैट इज 42। लेकिन अगर यहां पर सीलिंग के जगह पर फ्लोर दिया होता, फ्लोर 40,3, तो आंसर क्या हो जाता? 39 हो जाता, है ना। 40 से कम, दैट इज 39। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फॉर्मेट द सेल इन एक्सेल? एक्सेल में सेल्स को फॉर्मेट करने की शॉर्टकट की क्या है? सेल को फॉर्मेट करने का मतलब हमें नंबर्स के फॉर्मेट में चाहिए, हमें डेट के फॉर्मेट में चाहिए, अलग अलग फॉर्मेट है ना हमारे पास में। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? दैट इज बिल्कुल सही, Ctrl+1 फॉर द फॉर्मेट सेल। करके देखिएगा, एक्सेल शीट ओपन करिए, Ctrl+1 करिए, क्या होगा? ये फॉर्मेट सेल का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां आप जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल या कस्टमाइज तरीके से सेल में डेटा को एंटर कर सकते हैं, है ना। अगर मैं कहूं आपको सेल में कोई डेट एंटर करनी है, तो आपको उसके लिए पहले चूज करना होगा डेट वाला ऑप्शन, कि हम अपने सेल में फॉर्मेट करना चाहते हैं डेट के अकॉर्डिंग। टाइम करना है तो टाइम चूज करना होगा, परसेंटेज करना है तो परसेंटेज चूज करना होगा, करेंसी अगर एंटर करनी है तो करेंसी चूज करना होगा। तो ये फॉर्मेट सेल ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+1। क्लियर है? और एक्सेल शीट में किसी भी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? F2। वेरी गुड। F2 फंक्शन की मदद से हम किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला? कह रहे निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? बराबर 256 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे? 256 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 32। फिर जो आया उसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आगे 4 गिवन है, तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 8। फिर उसके आगे 2 गिवन है, 2 गिवन है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4। बिल्कुल सही किया आपने विचार, क्योंकि आंसर आ चुका है, दैट इज 4। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 4। क्लियर है? तो 256 डिवाइडेड बाई 8 32, फिर 32 डिवाइडेड बाई 4 8, फिर 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। नेक्स्ट, सेल एड्रेस $A4 इन अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल मींस, यानी ये क्वेश्चन किससे है? सेल रेफरेंसिंग से। और सेल रेफरेंसिंग में $A4 का मतलब क्या है? या तो रो को लॉक करेंगे या तो कॉलम को, है ना। तो यहां पर क्या किया गया है? कॉलम को लॉक कर दिया गया है, यानी मिक्स्ड सेल रेफरेंस का उदाहरण है।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। हम जानते हैं रिलेटिव में कोई भी डॉलर का प्रयोग नहीं होता, एब्सोल्यूट में रो और कॉलम दोनों को लॉक किया जाता है ना, $A $1। और मिक्स्ड के केस में या तो रो या तो कॉलम, ईदर रो और कॉलम, दैट इज कॉल्ड मिक्स सेल रेफरेंसिंग। वेरी गुड, नेक्स्ट है ना। ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया था जे के क्वेश्चन में, देखा था ना आपने। A1 रिलेटिव है, $A $1 एब्सोल्यूट है और $A1 मिक्स्ड है, या A $1 ये भी मिक्स्ड है। तो अगर $1 मिलेगा तो वो मिक्स्ड, $2 मिलेंगे तो एब्सोल्यूट, और कोई भी डॉलर नहीं मिलेगा तो वो रिलेटिव है ना। ये ऐसे ही तो सिखाया था आपको, बहुत बढ़िया। What is the largest decimal number that can be represented by 3 bits in binary? बताइए वह सबसे बड़ी दशमलव संख्या कौन सी है जिसे बाइनरी में 3 बिट्स द्वारा दर्शाया जा सकता है? 3, 7, 8, 15 और 16। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, शायद एक बार देखने से आपको समझ में ना आए है ना, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही सरल है। कह रहा है वह सबसे बड़ा दशमलव संख्या कौन सी है जिसे बाइनरी में 3 बिट्स के द्वारा दर्शाया जाता है? बड़ा का मतलब 1 1 1। भाई कंप्यूटर हमारा 0 या 1 पे ही तो काम करता है, तो 3 बाइनरी डिजिट जो बड़ी होंगी वो कौन सी होंगी हमारे पास में? 1 1 1, क्योंकि 0 तो छोटी हो जाएंगी, तो तीनों में क्या होगा? 1, तभी ये बड़ा होगा। और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें 1 1 1 को, तो कैसे करेंगे? 1 2 4 इसके नीचे लिख देंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी 1 2 4 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 4 + 2 + 1 यानी 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। दैट इज द करेक्ट वन। समझ में आया? तो कह रहे हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 बिट इन द बाइनरी। तो बाइनरी में 3 बिट्स को कैसे लिखेंगे? 1 1 1, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 4 नीचे लिख के और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। नेक्स्ट, क्लियर है? तो 34 और 35 क्वेश्चन हो गया है सेम, है ना। चलो कोई बात नहीं, 36 देखते हैं। अब ब्लैक हैट हैकर और डैश, कह रहे ब्लैक हैट हैकर को और क्या बोलते हैं? इज अ हैकर हु अटेम्प्ट टू एक्सेस अ कंप्यूटर विदाउट ऑथराइजेशन फॉर मैलिशियस प्रोग्राम। ब्लैक हैट हैकर को क्या बोलते हैं? क्रैकर। ब्लैक हैट हैकर का मतलब जो गलत काम करता है, जो कोडिंग को क्रैक कर लेता है गलत तरीके से, है ना, उसे क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड अ क्रैकर। एक हैकर है जो दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए प्राधिकरण के बिना कंप्यूटर तक पहुंचने का प्रयास करता है, दैट इज कॉल्ड क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर। नेक्स्ट, डैश इज द एक्सीडेंटल क्रिप्टो मूवमेंट दैट मेक्स पीपल स्माइल। इट इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? डैश आकस्मिक क्रिप्टो आंदोलन है जो लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। यह भी एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है बिटकॉइन, है ना। क्रिप्टो करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब कोई पापा नहीं है उसका, है ना। जैसे आरबीआई नहीं है उसके पास में, क्रिप्टो करेंसी के पास कोई रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं है। यस, पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है। पीयर का मतलब दोस्त, जो आपस में ही काम कर ले सारा, ऐसी क्रिप्टो करेंसी। लेकिन जो लोगों के चेहरे पे स्माइल ले आती है उसे क्या बोलते हैं? बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, टीथर या डॉज कॉइन। एलॉन मस्क के द्वारा डेवलप की हुई, दैट इज कॉल्ड अ डॉज कॉइन, है ना। नाम शायद आपने सुना होगा। इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल क्रिप्टो मूवमेंट, आकस्मिक क्रिप्टो आंदोलन जो लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। क्यों? सबसे बढ़िया बात तो यह है कि एलॉन मस्क ने क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के लिए एक डॉज कॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनाई, जिसका आप देख सकते हैं एक कुत्ते की शक्ल पर इसको रखा गया, है ना। एंड दैट इज तोड़ा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी। डॉग ब्रीड, इस डॉग की ब्रीड का नाम क्या है? शिबा इनू। ये जो डॉग यहां पर दिखाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड शिबा इनू, है ना। याद रखिएगा, पीयर टू पीयर अगर पूछा जाए, स्माइल के बारे में पूछा जाए तो दैट इज कॉल्ड डॉज कॉइन।
क्लियर है? 2 to the power 60 बाइट इन कंप्यूटर मेमोरी मींस, कंप्यूटर मेमोरी में 2 की घात 60 बाइट्स का क्या मतलब है? किलोबाइट, मेगाबाइट, एक्साबाइट, टेराबाइट या पेटाबाइट? बहुत बढ़िया, हम जानते हैं अगर ये सीक्वेंस हमें याद होगा तो हम बता लेंगे कि 2 की पावर 60 का मतलब होता है एक्साबाइट। कैसे याद रखें? पहले तो ये सीक्वेंस याद रखो, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, है ना ये सीक्वेंस। फिर 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसा सीक्वेंस याद रखो, है ना। तो अब आप बता पाएंगे किलोबाइट का मतलब 1024 बाइट यानी 2 की पावर 10, ऐसी मेगाबाइट 2 की पावर 20, गीगाबाइट 2 की पावर 30, टेराबाइट यानी 2 की पावर 40, पेटा मतलब 50, एक्सा मतलब 60, जेटा मतलब 70 और योटा मतलब 80, है ना। ये याद रखना होगा इसके लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इंप्रूव द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बताओ निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी किसी प्रोग्राम के निष्पादन की गति को बेहतर बनाती है? बहुत आसान है, अगर हमें एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ाना है, या अगर मैं ये कहूं कि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना है या उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी है, तो क्या करेंगे? कैशे मेमोरी लगाएंगे, रैम लगाएंगे, रोम लगाएंगे, रजिस्टर लगाएंगे या एसएसडी लगाएंगे? इंप्रूव करने की बात हो रही है, बिल्कुल सही। अगर हमें कंप्यूटर को और स्पीडी बनाना है तो हमें उसमें कैशे मेमोरी लगानी होगी, हाँ या नहीं? क्या रैम और लगा सकते हैं? जी हां, हम एडिशनल रैम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन जरा क्वेश्चन में पढ़ो, कह रहे इंप्रूव द एग्जीक्यूशन, जो कि चीजों को और फास्ट बना दे। तो मैंने क्या कहा था कि फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? स्पीड का मतलब फास्ट, फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर। क्या रजिस्टर है यहां पर? नहीं। दूसरे नंबर पर कैशे है, लगा दो। और अगर कैशे नहीं होता ऑप्शन में तो क्या रैम हो जाता? जी हां, क्योंकि वही सीक्वेंस फॉलो करना है, रजिस्टर फिर कैशे फिर रैम। तो अगर कैशे नहीं होता तो आंसर रैम हो जाता। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। डैश इज अ सेमीकंडक्टर बेस्ड स्टोरेज डिवाइस विच टिपिकली यूजेस नैंड फ्लैश मेमोरी टू सेव परसिस्टेंट डेटा। बताइए, डैश एक सेमीकंडक्टर आधारित स्टोरेज डिवाइस है जो आमतौर पर लगातार डेटा को सहेजने के लिए नैंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग कर रहा है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है रैम रोम, है ना। जब भी सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात होगी तो आंसर क्या होना चाहिए? रैम और रोम। लेकिन रुक जाओ, आगे क्या कह रहा है? विच टिपिकली यूजेस नैंड फ्लैश मेमोरी। नैंड फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या होता है? फ्लैश मेमोरी मतलब ईईपी रोम की बात हो रही है, और ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म है फ्लैश मेमोरी। क्या ईईपी रोम कहीं पर दिया है? नहीं। फ्लैश मेमोरी में क्या क्या आता है जरा ये तो बताओ? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, क्या इनमें से कोई दिया हुआ है? जी हां, एसएसडी दिया हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव दिया हुआ है, लगा दो। समझ में आया? क्या एसएसडी एक प्रकार का रोम है? हां, ईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म फ्लैश मेमोरी यानी सेमीकंडक्टर हो गया, सही है। विच टिपिकल यूजेस नैंड, क्या एसएसडी नैंड पर काम करता है, यूनिवर्सल गेट पर? हां। टू सेव परसिस्टेंट डेटा, क्या यहां पर डेटा जो है वो परमानेंट हो जाता है? जी हां, एसएसडी परमानेंट तो है, हार्ड डिस्क से बेहतर काम करती है ना। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या होगा? डैश इज अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी यानी रोम whose capacity are programmed by the integrated circuit manufacturer। डैश एक प्रकार की रोम है। रोम कितने तरीके की होती है आपको पता है ना? पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, एम रोम। तो आपको यहां पर बताना है ये एक प्रकार की रोम है जिसकी क्षमता एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माता द्वारा प्रोग्राम की जाती है। पी रोम है, ईपी रोम है, ईपी रोम है, एम रोम है, या ऑल ऑफ दीज है, या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके बताइएगा।
अगर आता है तो, और मुझे उम्मीद है कि आप टैलेंटेड तो बहुत हैं, है ना, आता होगा इसका आंसर, बताइएगा जरा कमेंट करके। कैसा लगा आपको ये सेशन दोस्तों? पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर का कोर्स लेना चाहते हैं और अपकमिंग एग्जाम्स को फोकस करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा इस यूपी ट्रिपल एस सी के बेस्ट कोर्स के साथ। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यस, देखो एग्जाम को क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील। क्यों? क्योंकि आपको आता तो सब है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड ही चाहिए एग्जाम में, है ना। क्योंकि अभी जो जेए का पेपर हुआ उसमें कैंडिडेट्स ने कहा कि सर 15 के 15 क्वेश्चन आते थे, पढ़ाए हुए थे, आपने पढ़ा था बड़े अच्छे तरीके से, है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जो आपको ना आता हो। लेकिन जो गलत हुए वो क्यों हुए जानते हैं ना? शिट यार, आता तो था लेकिन पता नहीं वहां जाकर क्या हो गया जो गलत हो गया। लेकिन जब घर में आके बड़े शांत मन से आपने देखा, है ना, तो आपने कहा यार ये क्वेश्चन तो हमें आता था। इसका मतलब कि पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़ा ना हो। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर बना के रखेंगे, कूल डाउन होकर पेपर को सॉल्व करेंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी से बार बार ये बोलेंगे कि मैं पेपर को अच्छा कर पाऊंगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और ये सिलेक्शन में लेकर रहूंगा, है ना। अगर इस तरीके का जोश आप दिखाएंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे तो 15 में से 15 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, कंप्यूटर में फुल स्कोर कर पाएंगे, विश्वास मानिए। यस, मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस, कुछ और सारे क्वेश्चंस के साथ, है ना, आपका टेस्ट लेते हुए, आपकी नॉलेज को और इंप्रूव करते हुए, आपको एक बेटर वर्जन बनाते हुए। मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।